मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं मास्टर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट साइंस के बारे में जो सेंटर एग्जाम में आया था, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे, है ना। और आप लोग जो भी सेंटर पे एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, है ना, वो सभी अपने क्वेश्चन को सही कर लीजिए और देख लीजिए आपका कितना नंबर सही आया है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 76 है, जिसमें आपको 40 यहाँ पे देख सकते हैं। 48 ऑब्जेक्टिव टाइप है, 48, है ना, और 28 सब्जेक्टिव टाइप है ना। टोटल 76 क्वेश्चन है और टोटल मार्क 80 मार्क्स के रहेंगे, है ना। और टाइम जो टाइम पीरियड है 3.25 घंटा का, 2 घंटा 45 मिनट आपको दिया जाएगा। सेक्शन ए वाला पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन ए वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करने के लिए, है ना। ये भी पार्ट है ना। तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट कंपलसरी यहाँ पे, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे कंपलसरी हैं। ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है मात्र एक ही कंडीशन है जिसमें आपका प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, जैसे उत्तल दर्पण में। अवतल में छोटा बड़ा और समान साइज का हो सकता है ना। और समतल दर्पण में भी उसके पास, है ना, समतल दर्पण में समान साइज का होता है, लेकिन, है ना, तो इसमें आभासी और ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लेंस के मुख्य फोकस की संख्या को दर्शाता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल एक उत्तल, इस प्रकार के होते हैं, है ना। इसको बोलते हैं अवतल, ये अवतल है और ये वाला उत्तल पार्ट है ना। इसमें तो हम यहाँ पे फोकस यहाँ पे 2 होते हैं, एक इधर फोकस होते हैं, एक इधर फोकस, टोटल फोकस 2 होते हैं, है ना। यहाँ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ क्या कहलाता है। जिससे विद्युत धारा नए पदार्थों नहीं पार कर पाती है उसको कुचालक कहा जाता है। जिससे लकड़ी वगैरह हो गया, सुचालक से विद्युत धारा पार कर जाती है, जिसमें सुचालक में आपका कॉपर आ जाएगा, फेरस आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखते हैं अर्धचालक, अर्धचालक में आता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना। अतिचालक में आता है सोना, एयूरेट जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सारे आ गए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है क्या, बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। उस पर्दा को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, लेकिन जो 7 रंग में बटा उसको बोलते हैं अवयवी रंग। 7 रंग होते हैं वो, ठीक है। अब प्राथमिक रंग भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, है ना। तो कभी कभी प्राथमिक रंग पूछेगा, तो प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं। रेड होता है, ग्रीन होता है, और रेड, ब्लू और ग्रीन होते हैं, है ना। लाल, हरा, नीला, तो ये 3 है ना। तो इस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए घटपर्णी, घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है ना, पीचर प्लांट बोलते हैं। और ये दलहनी पौधा लेग्यूमिनेसी प्लांट बोलते हैं दलहनी पौधा को, है ना, जिससे मसूर लेग्यूमिनेसी प्लांट है ना। तो इसमें नहीं होगा आपका कीटभक्षी होगा। सवाल के बारे में जानते हैं, क्लाइडोमोनास, ये सब सवाल है। और फफूंद के बारे में, है ना, फफूंद बोले तो अलगे अलगे बोलते हैं, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा, है ना। तो ये तो हम सीधा जानते हैं, मछलियाँ गिल्स से सांस लेती है ना। मछली गिल्स, ठीक है। और स्तनधारी सारे जो होते हैं फेफड़े से, लंग से सांस लेते हैं। और तिलचट्टा भी, तिलचट्टा क्या ट्रैकिया होता है, लेकिन मेढक यहाँ पे होगा, मेढक, है ना। जब जल में रहता है तो चमड़ी से सांस लेता है, जबकि स्थल पे वो गलफड़े से सांस लेता है ना। यहाँ पे आराम से मेढक मार दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। लाल वर्णक कौन होता है, तो लाल वर्णक हीमोग्लोबिन में होता है। कहाँ होता है हीमोग्लोबिन है, जो प्रोटीन वे फाउंड इन रेड इन कलर, है ना। प्लाज्मा WBC प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। और धमनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे बॉडी में फेफड़े से लेकर के जाती है। और शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है ब्लड में, वो शिरा के द्वारा हमारे लंग्स तक आते हैं, ठीक है। तो ये शिरा का काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना शिरा का काम है। धमनी को शुद्ध रक्त को ले जाना, दैट मीन्स ऑक्सीजन युक्त ब्लड को बॉडी के विभिन्न पार्टों में ले जाना। उसके बाद ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन पाया जाता है ब्रिक में, नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है, ब्रिक में, है ना। और मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का हमारे पूरा बॉडी कंट्रोल करता है। तो हम लोग बता चुके हैं कि मस्तिष्क में जनरली 2 प्रकार की क्रियाएं, 2 मस्तिष्क हम लोग के हमारे ब्रेन में होता है। पहला जो होता है वो है हमारे खोपड़ी के अंदर होता है, दूसरा जो होता है हमारे बोन मैरोन के पास होता है। बोन मैरोन ही समझो होता है,
है ना, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, हर हृदय हर मानव में एक ही होता है, ये तो धड़कता है, तो इसके साउंड को लब डब बोला जाता है, लब डब। ठीक है, उसके बाद अंडाशय से अंडा का निर्माण होता है, अंडा उत्सर्ग होता है ना। तो इस देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रियाओं को जिस तरह से व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया जिस तरह से व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, संकेत का इस्तेमाल करके समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये मार दीजिएगा सी, है ना। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 याद कर लीजिए। हेमाटाइट आयरन यानी लोहा का है, तो लोहा मात्रक है। तांबा का क्यूपराइट होता है, कॉपर ऑक्साइड CuS बोल सकते हैं। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, एल्युमिनियम का याद कर लीजिए बॉक्साइट BAUXITE। ठीक है, टीन को Sn से संकेत करते हैं, एल्युमिनियम को Al से संकेत करते हैं, तांबा को कॉपर Cu से संकेत करते हैं, आयरन है इसको Fe से संकेत करते हैं। ठीक है, उसके बाद है CH3Cl। पहले क्लोरो, देखिए पहले हाइड्रोजन समूह को लिखा जाता है Cl से, यहाँ पे क्लोरो है तो पहले क्लोरो और फिर 1 कार्बन को मीथेन, तो हो जाएगा क्लोरो मीथेन, है ना। यहाँ पे आराम से मार दीजिए क्लोरो मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ना, उस पर आते हैं। बोला विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, विद्युत फ्यूज हमेशा उसमें सिद्धांत पर काम करता है, उसमें सिद्धांत आराम से मारिए, है ना। विद्युत फ्यूज उसमें सिद्धांत काम करता है। चुंबकीय सिद्धांत पे हमारा बेल काम करता है, ये जो डोर बेल होता है चुंबकीय, विद्युत का चुंबकीय डोर बेल बोल सकते हैं, है ना, डोर बेल, है ना। यहाँ पे उसके बाद चुंबक का ऐसा ही मात्रक टेस्ला पे मार दोगे आराम से, है ना। फैराडे ने किया था सोलेनॉइड में, ये क्या बोलते हैं इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। एम्पियर से विद्युत धारा को मापते हैं, एम्पियर इज ए मात्रक ऑफ विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा का क्या है, मात्रक है। उसके बाद देखते हैं ईंधन का उदाहरण क्या है, इनमें से ईंधन का उदाहरण, लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं, भोजन पकाने में बहुत सारे यूज करने है ना। उसके बाद CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG C फॉर कंप्रेस, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस, है ना। वाहनों में हम लोग प्रदूषण मुक्त वाहन में प्रदूषण मुक्त वातावरण को बनाने के लिए CNG का प्रयोग करते हैं, गाड़ियों में ईंधन के रूप में। LPG ईंधन के रूप में भोजन पकाने में, रसोई घरों में किया जाता है, यानी कहने का मतलब ये तीनों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बन सकते हैं आराम से, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, वास्तविक है काल्पनिक है, इनमें से कोई नहीं है। आप आराम से हमारी सी सबसे बड़ा ऑप्शन है। कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाती है? कोशिका में युग्मकों का संलयन में दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करना, दोनों एक है ना। जब नर युग्मक मादा युग्मक जुड़ते हैं उसी स्थिति को जाइगोट कहा जाता है ना। वो अब मात्रक है, जाइगोट है, जाइगोट आगे जाके डेवलप करेगा तो बनेगा भ्रूण, है ना। थोड़ा सा जाइगोट डेवलप करेगा तो बनेगा भ्रूण। ठीक है, ये तो स्त्री केसर फूल में पाया जाता है, एक स्त्री केसर पार्ट, एक पुंकेसर पाक, बीजाणु, है ना, जन्म करने के बीज का। ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद देखा 18 में मेंडल के द्विसंकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? 9:3:3:1। आराम से इसको मारिए, याद कर लीजिए, सब याद करने। 18 के बाद आते हैं 19 नंबर में। ओजोन एक गैस है, ओजोन क्या है? गैस है जो हमारे वायुमंडल को, स्ट्रेटोस्फेयर को पूरे अथी से बचाता है, पराबैंगनी किरणों से बना, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? इनमें से सभी, विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, सारे विटामिन भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए हमारे बॉडी को। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो आराम से हमारी H2S याद कर लो, ऐसा याद कर लो, एकदम साइंस का पार्ट है ना, याद कर लो। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था, है ना। डोबेरायनर का त्रिक दिया था, और डोबेरायनर ने त्रिक दिया था। और उसके बाद मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी। तो ये मेंडलीफ वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आवर्त सारणी का, है ना, पीरियोडिक टेबल दिया था। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जा सकती है? धोने वाला सोडा, आराम से मारिए, है ना। उसके बाद निम्नलिखित में कौन से सबसे कठोरतम पदार्थ है? प्रकृति में बनने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ, प्रकृति में अपने से बनने वाला सबसे कठोरतम, जिसको मानव ने हाथ भी नहीं लगाया बनाने में, है ना, और मानव का योगदान बिल्कुल भी नहीं है, अपने से बनाए तो हीरा, है ना। ऐसे सबसे कठोर पदार्थ, हीरा से भी कठोर पदार्थ है फुल्लेरिन बकवनिस्टर का नाम सुना, लेकिन वो मानव निर्मित है। यहाँ पे बोले सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, है ना, तो आप क्या मारेंगे? हीरा मारेंगे। ठीक है, सोना का संकेत है
यानी किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ग्रेफाइट सुचालक है और कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है और सुचालक है, ग्रेफाइट है ना। इसका पेंसिल वगैरह बनाते हैं, है ना। तो ग्रेफाइट भी एक अच्छा पदार्थ है ना, मुलायम होता है। और चांदी जानते हैं उजला रंग का होता है ना। तो बाकी तो आप तो गहना के बारे में जानवर करते होंगे बहुत सारे, है ना। उसके बाद देखते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और बी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दुवम दुवम है, दुवम दुवम है, इसको बोलते हैं जब इस प्रकार से रहें, है ना, इस प्रकार से रेसिस्टेंस हो तो इसको बोलते हैं, है ना, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो हो जाएगा क्या 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स जुट करके 1 हो जाएगा, है ना। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ से आपको व्युत्पन्न करना पड़ेगा, नीचे सार को ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया। अब ऑप्शन मार लीजिएगा, ऑप्शन 1 किस में, ऑप्शन डी में, है ना। देखिए डिलीट करते हैं इसको, ऑप्शन 1 यहाँ पर मारिए, है ना, ऑप्शन 1। उसके बाद है ना, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का माप क्या होता है, 50 Hz, 50 Hz याद कर लो, ऑप्शन डी मारो 50 Hz, है ना। यानी कहने का मतलब अगर विद्युत धारा किसी वायर में 1 मिनट में यानी 1 सेकेंड में ऐसे से 50 बार करते हैं, अप एंड डाउन 50 बार जाती है। अगर ये वाला पीरियड जो है 50 बार का हो तो उसको बोलते हैं 50 हर्ज, 1 सेकेंड 50 बार अप एंड डाउन इन 1 सेकेंड पर सेकेंड, है ना, इसको बोलते हैं 50 हर्ज की धारा बोलते हैं। तो घरेलू में 50 हर्ज, यानी 50 हर्ज देखिए ऑप्शन में, है ना, कहीं भी नहीं, 80 है, 60 है, 70 है, इसका मतलब ऑप्शन डी संभव है। इसमें आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे 50 Hz होगा, है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर ये कह रहा है बोला सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है, कौन सी होती है, सोलर सेल से डीसी हम लोग बैटरी में डालते हैं, इसका मतलब डीसी डायरेक्ट करंट, है ना। जो हमारे पावर ग्रिड से आता है वो एसी होता है। पावर ग्रिड से आने वाली धारा ये होती है प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा, दोनों देने वाला डायनेमो दे सकता है, दोनों, है ना, दोनों देने वाला डायनेमो है ना। डायनेमो दोनों प्रकार के होते हैं, डीसी वाला डीसी देगा, एसी वाला एसी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी यानी बी, दिष्ट धारा, ठीक है। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक रंग किस रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो बैगनी के लिए सबसे ज़्यादा होता है, लाल के लिए सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लाल के लिए सबसे कम, ठीक है। उसके बाद आराम वयस्क व्यक्तियों के लिए आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर, जब वो व्यक्ति आराम कर रहा होता है तो उसका श्वसन दर मिनिमम कितना होता है ना, नॉर्मली कितना होता है, तो 12 से 16 होता है। तो 12 से 16 कहीं दिया नहीं, लेकिन 12 से 16 इस रेंज में आएगा। तो 15 से 18 आप आराम से मार दो, है ना, आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है ना। तो परिसंचरण तंत्र हाइड्रा में नहीं होता है, बाकी कुत्ता में, मेढक में, है ना। ब्लड को शरीर संचरण करने के लिए होना जरूरी है, जिसमें ब्लड होता है ना, ये होना जरूरी है। मानव में भी जरूरी है ना, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो इसलिए परिसंचरण तंत्र होना बहुत जरूरी है, तो हाइड्रा में यही नहीं होगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ पाए जाते हैं, पौधे कहाँ बचा के रखते हैं। जब रेजिन और गोंद का निर्माण होता है पौधे कहीं तो रखते होंगे, है ना। तो वो जो सेल जहाँ पे रखते होंगे उसको छाल हम लोग बोलते हैं, और छाल से ही बाहर निकलते हैं, है ना। फ्लोएम में जो पार्ट जो है ना, जो फूड को, भोजन को पत्ती से लेकर ऑल डायरेक्शन, पौधे के ऑल डायरेक्शन में लेके जाता है ना, जिसको बोलते हैं फ्लोएम। और जो जल लेके जाता है, जड़ से जल, पौधे का वह भाग जो जल से ऊपर की ओर, प्रारोह ऊपर की ओर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं जाइलम। जल लेके गया, जैसे जाइलम लेके जाता है जल, अब फल लेके आता है फ्लोएम, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं करता है। अनैच्छिक मने जो बिना इच्छा के नहीं हुआ, है ना। तो देखिए यहाँ पे उल्टी बिना इच्छा का होता है, लार निकलना बिना इच्छा का, हृदय धड़कना, है ना, बिना इच्छा का, है ना। इसको रोक नहीं रख सकते अगर इच्छा हो तो भी, है ना। तो यहाँ पर अनैच्छिक नहीं, अनैच्छिक तो पहले से नेगेटिव है और फिर नहीं भी आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव, यानी ऐच्छिक पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी मारिए। इसके बाद बात करते हैं 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन याद कर लीजिए, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, इसका एकलक हो आइसोप्रीन,
बहुत सारे एकलक को मिला के बनेगा बहुलक, बहुत सारे आइसोप्रीन को मिलाएंगे बहुलक, जो बहुलक बनेगा उसको रबर के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम क्या है ना, कैल्शियम 20 है ना, जिसे पढ़ा होगा K19 है ना, के मैंने पोटेशियम, कैलियम बोलते हैं इसलिए के से संकेत है 19। इसके बाद आता है कैल्शियम 20 है ना। ऐसे भी मोबाइल अभी निकला K20 है ना, तो समझ लिए K19 और ये 20 है ना। तो इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं। तो ये कैल्शियम का है, तो कैल्शियम आपका ऑप्शन 20, कैल्शियम 20 पे है, तो आप ऑप्शन बी मार दीजिए। अब देखिए ऑप्शन बी है ना, तो आप ये मार देना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो हवा भी प्राकृतिक, वायु प्राकृतिक, जल प्राकृतिक, मृदा प्राकृतिक, यानी इनमें से सभी मारी है ना, तीन में से सभी प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर ये कर निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम का ऑक्साइड है ना, जो बुझा हुआ चूना है CaCO3 है ना, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है ना, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यहाँ है। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का क्या होगा है ना, पावर बराबर 1/f है ना। मुख्य फोकस के फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी के व्युत्पन्न को पावर कहा जाता है, पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। तो आप आराम से मारिए C, ठीक है। उसके बाद नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, नेत्र जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और छोटा बनाएगा। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है, तो ऑप्शन C मारिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट में है ना। 38 नंबर के बाद 39 नंबर के पास जाते हैं। 39 नंबर ये कह रहा है कि वोल्ट किसका मात्रा के है ना, तो पढ़ा होगा V बराबर WI/Q, V बराबर WI/Q, तो बर का जूल, इसका कुलम, तो जूल प्रति कुलम, जूल बटा कुलम, देखिए ऑप्शन बी में जूल बटा कुलम आराम से मारिए। उसके बाद बोला विद्युत है ना, यहाँ पे देखते हैं, अब जूल बटा कुलम मारिए, यहाँ से जूल बटा कुलम हो गया। और उसके बाद विद्युत घंटी है ना, तो विद्युत घंटी ये इसको जूल यूनिवर्स कुलम भी बोल सकते हैं। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव का काम करता है, तो चुंबकीय प्रभाव मारिए है ना, आराम से चुंबकीय प्रभाव मारिए, चुंबक पे काम करता है, ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे काम करता है। चलिए उसके बाद ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करता है, तो ग्लूकोज का प्रयोग करता है आराम से, क्योंकि ग्लूकोज ही ऐसा पदार्थ है जिसको इमरजेंसी में भी यूज किया जाता है, क्योंकि कोशिका बहुत ही जल्दी एनर्जी देना प्रारंभ कर देगा अगर ग्लूकोज रहेगा। तो ये सबसे सरल है, सबसे सरल है, इसको यूज करना सबसे आसान है, और ये विदाउट लॉस भी हम लोग कर सकते हैं कि है ना, ज़्यादा एनर्जी हमको इसको पचाने के लिए खर्च भी करना नहीं पड़ेगा, और टोटल का टोटल एनर्जी भी मिल जाएगा। तो ये ग्लूकोज सबसे अच्छा है, सबसे सरल है, और इसका इस्तेमाल गर्मियों में हम लोग इसलिए ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 नंबर वाला, ईस्ट में कैसे जनन होता है, इसमें जनन का होने की जो प्रक्रिया मुकुलन द्वारा होता है, इसमें जनन की प्रक्रिया जो है मुकुलन द्वारा होता है ना, और जायगोट नहीं, विखंडन नहीं, विखंडन होता है अमीबा में है ना, ये अमीबा में विखंडन होता है, अमीबा में होता है। बीजाणु जनन स्पोर्स द्वारा करने का मतलब है ना, तो ये स्पायरोगायरा में होता है ना, तो उधर देख लेंगे हम लोग। जायगोट तो होता है किसी, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जायगोट बनेगा, तो ये ऐसा नहीं है। उसके बाद विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे मिलती है, तो बहुत सारा में मारेगा चीन के विद्यार्थी से, तो गलत है, वेरी वेरी गलत है ना, क्योंकि चीन के विद्यार्थी से हम लोग मिलते हैं है ना, अलग सी बात है। चीन ने कहने का मतलब चीन के विद्यार्थी से ज़्यादा समानता है ना, जबकि ये जंतु है, चिंपांजी जंतु है, कितना लोग जंतु को मारेंगे, चिंपांजी को मारेंगे तो गलत हो जाएंगे। हम यहाँ पे ज़्यादातर चीन के विद्यार्थी, NCERT क्वेश्चन है, ध्यान देना है ना। यहाँ पे उपलब्ध था तापमान, वर्षा तथा पवन वायु के किस कैसे कारक हैं, तो आपको भौतिक कारक हैं, वायु के भौतिक कारक ने वैसे कारक जिसको आप महसूस कर सकते, देख सकते बहुत ही आसानी से है ना। इसमें तो कोई बायोलॉजिकल तो हो नहीं सकते हैं, जीव जंतु तो है नहीं, तो इसलिए है ना बायोलॉजिकल नहीं हो गए। मृदीय कारक, मृदा मिट्टी वाले तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकते, तो आपको भौतिक कारक आराम से मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है 44 है ना, 48 तक रहेगा, 44 तक है और 45 पे आते हैं। 45 नंबर देखिए, अपच की स्थिति में जब पेट खराब हो, बोझ लगता है या फिर भोजन कभी ज़्यादा इंटेक कर लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपच की स्थिति में हमको अम्ल लेना चाहिए, खट्टा पदार्थ लेना चाहिए, ताकि पाचन की क्रिया हो सकती है ना। रतोबा वगैरह निमंत्रण वगैरह में चलाया जाता है इस कारण से, ताकि अपच की समस्या ना हो। तो इसलिए है ना, यहाँ पे क्या होगा, प्रति अम्ल, आप आराम से मार दीजिए C, प्रति अम्ल।
प्रति अम्ल का, यानी कहने का मतलब अगर इस स्थिति को हटाना है तो प्रति अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी एंटीबायोटिक का मतलब ये प्रतिजैविक माने एंटीबायोटिक, जब कोई जीव जंतु से बीमारी होती है ना, उसको दूर करने के लिए जब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। पीड़ाहारी माने दर्द निवारक, है ना, जैसे ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स पीड़ाहारी है ना। उसके बाद रोगाणुरोधक, रोगाणुरोधक माने अगर कोई प्रॉब्लम होता है रोगाणु के माध्यम से, उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रोगाणुरोधक का। निम्नलिखित में से कौन सा, अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता। इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, कहने का मतलब ये हुआ, है ना। तो देखते हैं इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। देखिए तांबा कर लेगा, जस्ता कर लेगा, तांबा करेगा कॉपर ऑक्साइड बनेगा, है ना। तांबा करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और तांबा करेगा तो Cu+O बनेगा कॉपर ऑक्साइड, है ना। जिंक प्लस ओ Zn+ ऑक्साइड, है ना। पोटेशियम K+O 2KO बन जाएगा, लेकिन सोना नहीं करेगा। तो आपका आराम से मारिए सोना, ठीक है। उसके बाद देखिए सोना के बाद आते हैं, है ना, यहाँ पे तो आपका उसके बाद है क्या, आहार और पान दक्षिण बिहार में चलता है, मार दो आराम से, दक्षिण बिहार, है ना, याद कर लो दक्षिण बिहार में चलता है। सब SST टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आसानी है ना, मार लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, है ना। 48 में कह रहा CFC, CFC को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब होता है क्लोरो, CHOLO क्लोरो, FLURO फ्लोरो, CARBON क्लोरोफ्लोरो कार्बन, है ना। तो इसका प्रयोग एयर कंडीशनर में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी और जेट इंजन में भी। कहने का मतलब ये सभी, ऑप्शन डी मारिए, है ना। इसका प्रयोग एयर कंडीशनर बोलते हैं, AC बोलते हैं इसको, एयर कंडीशन, A फॉर AC, कंडीशनर फॉर C, है ना। रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, है ना, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, है ना। रिफ्रीजर यानी कहने का मतलब जो भी पदार्थ है उसको जमा देता है, जमाने वाला को रिफ्रीजर बोलते हैं, है ना। जेट इंजन, जेट वायुयान, है ना, बहुत तेज चलने के लिए जो विमान बनाते हैं उसमें जेट वायुयान बोलता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कारण है हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन का, ठीक है। तो ये कारण, तो ये सब बहुत ही मायने रखते हैं। आप लोगों को 48 क्वेश्चन थे, आप लोग आप मिला लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही गए। अब फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव है ना, तो हम लोग बता देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको VVI क्वेश्चन मार लीजिए, बोर्ड क्वेश्चन में भी आएंगे 2020 के में, बोर्ड जो क्वेश्चन होने वाला है उसमें भी पक्का पक्का आएंगे, है ना। अगर ये नहीं आया तो समझिए एग्जाम नहीं होगा, है ना, गारंटीड है ना। लेंस की क्षमता को क्या, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं ना, तो फोकस दूरी के व्युत्पन्न को लेंस की क्षमता कहा जाता है। फोकस दूरी के व्युत्पन्न को, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्पन्न में 1/, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, P पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, है ना। तो फोकस दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये पावर होता है ना। और जोड़ना होता है तो सबको जोड़ दे तो प्रबलता बढ़ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, पावर का मात्रक डायोप्टर डिनोटेड बाई D, पावर का मात्रक डायोप्टर होता है और इसे डिनोट किया जाता है D से, डाईऑप्टर बोलते हैं, ठीक है, DIOPTER, डाईऑप्टर ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी, तो आराम से मारिए 25 सेंटीमीटर, क्लास बुतरू से पढ़ते आ रहे हैं, आराम से मारिए। इसका रेंज होता है, ठीक है, इसका रेंज आप याद कर लिए 25, है ना, सो दैट यहाँ पे इसका जो रेंज होता है 25 डिग्री टू, यहाँ से इसका रेंज होता है ना, यहाँ पे 25, यहाँ करने का मतलब 25 डिग्री से, है ना। तो यहाँ पे 25 डिग्री से इसका ये होता है 25 सेंटीमीटर से, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट, यानी मिनिमम 25 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर ही याद रखना, कहीं कहीं मीटर रहेगा तो कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बाकी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।